आज की जो ये कहानी है ये है 1 मार्च 2025 की। 1 मार्च 2025 को दिन था शनिवार का। सुबह के लगभग 11 बजे का समय हो रहा था और दिल्ली से रोहतक जाने वाले हाईवे के एक पुल के नीचे झाड़ी के पास लावारिस हालत में एक काले रंग की बैग पड़ी हुई थी। पास से जाने वाले रास्ते से एक राहगीर उस समय गुजर रहा था और जब उसकी नज़र इस लावारिस बैग पे पड़ती है तो पहली नज़र में ही वो थोड़ा घबरा जाता है देखकर, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे मामले आए हैं जो काफ़ी अटपटे थे। कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें हमने सुना भी है कि सूटकेस के अंदर किस तरह से डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। तो पहली बार में ही इस अनजाने राहगीर को शक हो जाता है कि शायद ये बैग भी जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में दिखाई दे रही है। वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल करता है। अब रोहतक की पुलिस की पूरी एक टीम, क्योंकि जैसे ही पुलिस के कांस्टेबल फ़ोन उठाते हैं और ये बात सुनते हैं कि एक लावारिस हालत में काले सूटकेस जो है वो झाड़ी के पास दिखाई दे रही है, तो पुलिस की टीम जो होती है वो तुरंत ही मौके पे रवाना होती है। जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है वैसे ही इस लावारिस बैग को निकाला जाता है और निकालने के बाद इसके चेन को खोला जाता है। अब जिस बात का डर था, बैग के अंदर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही थी। एक 24 साल के आसपास की लड़की की लाश इस बैग के अंदर थी और इस बैग के ऊपरी भाग पे एक कंबल था और कंबल को फोल्ड करके फिर बैग को पैक किया गया था। अब सबसे पहले जो ये कंबल था इसे निकाला जाता है, कंबल बिछाया जाता है और इस लड़की की लाश को भी फिर उस बैग से बाहर निकाला जाता है। लड़की की लाश निकालने के बाद उसकी बॉडी को मॉर्चरी के लिए और पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। लड़की की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई थी, इसलिए लड़के की जो फ़ोटो थी वो तमाम नज़दीकी पुलिस थाने पे और बाकी जो जितने भी वहाँ के रहवासी थे उन तक पहुँचाने के लिए सर्कुलेट किया जाता। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन इस लड़की की शिनाख्त नहीं हो रही थी। तमाम आसपास के जो नेता थे उन तक भी ये एक चर्चा का विषय था। ये खबर जैसे ही वो सुनते हैं तो उनमें से एक एमएलए जैसे ही इस लड़की की तस्वीर देखती है वैसे ही समझ जाती है कि ये लड़की जो है वो कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की का नाम था हिमानी नरवाल। ये महज 24 साल की थी। जैसे ही ये एमएलए जो होती हैं इस लड़की की शिनाख्त करती हैं तो आगे की जानकारी वो बताती हैं कि ये लड़की रोहतक की रहने वाली है और ये लड़की कांग्रेस पार्टी के लिए युवा अभिवक्ता के तौर पे रोहतक के क्षेत्र से काम भी करती है। अब इसके बाद पुलिस के पास एक एड्रेस आ चुका था कि ये लड़की रोहतक की है। रोहतक के उस घर का एड्रेस पता निकाला जाता है और उसके बाद इस लड़की के घर पे जब पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है तो घर के गेट पे ताला लगा होता है। घर पे कोई भी नहीं होता है, लिहाजा अब इस घर के आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है। पड़ोसी से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो इस लड़की की माँ है वो दिल्ली में रहती हैं और वो समय समय पर इस लड़के से मिलने आती रहती हैं। अब लड़की की माँ की नंबर को भी निकाला जाता है। नंबर का बहुत आसानी से पता लग जाता है, पड़ोसियों के पास नंबर भी होता है। इस वजह से पुलिस की टीम को नंबर आसानी से इस हिमानी के माँ का मिल जाता है। अब हिमानी के माँ से कांटेक्ट किया जाता है। हिमानी के माँ को अभी तक पता नहीं था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जब पुलिस की कॉल जाती है हिमानी की माँ को बताया जाता है कि आपकी बेटी इस अवस्था में मिली है, तब हिमानी की माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं और फिर वो अपने स्टेटमेंट को देती हैं कि उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी से कब मिला और कब उसे ज़िंदा देखा था। उनका कहना था कि मैंने अपनी बेटी से अभी हाल फिलहाल ही 27 फरवरी के आसपास ही मुलाकात की है। मैं हिमानी के घर आई थी रोहतक और उससे मिलकर लगभग शाम 4 से 5 बजे के आसपास निकल गई थी, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम जतीन है। वो हिमानी से छोटा है, उसकी पढ़ाई दिल्ली में हो रही है, इस वजह से मैं दिल्ली रहती हूँ। और हिमानी जो है
उसकी पढ़ाई रोहतक से ही हो रही थी, साथ ही उसने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था। इस वजह से उसका रोहतक में रहना जरूरी था। इस वजह से जो हिमानी है उसने एक घर रोहतक में ले रखा था अपने पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही उसकी दिलचस्पी जो है राजनीतिक तौर पे भी थी। इस वजह से उसने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद माँ तुरंत ही रवाना होती हैं रोहतक की तरफ। जैसे ही माँ आती है मॉर्चरी रूम में जाती है और अपनी बेटी की शिनाख्त कर लेती है। उसके बाद अब जो ये हिमानी है इसकी थोड़ी बैकग्राउंड खंगाली जाती है तो पता चलता है कि लगभग 12 वर्ष पहले हिमानी का एक बड़ा भाई था जिसकी हत्या हो गई थी, और वो भी एक झगड़े के दौरान। एक मोबाइल को लेकर झगड़ा होता है जिसमें हिमानी के भाई पे वार किए जाते हैं और जिसमें उसकी जान चली जाती है। जो हिमानी के पिता थे ये बीएसएफ में थे, बीएसएफ को रिटायर कर चुके थे, और इसके बाद जब उनके बेटे की यानी हिमानी के बड़े भाई की जब हत्या होती है तब उसके बाद ही पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं और थोड़े वक्त के बाद वो भी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी वजह से उनकी भी जान चली जाती है। इन दोनों के ही सदमे से उबरने के लिए हिमानी की माँ, क्योंकि उस समय हिमानी की आयु भी कम थी, हिमानी की पढ़ाई भी चल रही थी, उसका छोटा भाई भी था, इस वजह से उन दोनों को ही लेकर के हिमानी की माँ रोहतक से दिल्ली की तरफ रुख कर लेती है। हिमानी की जो पढ़ाई थी वो रोहतक से ही हो रही थी, इस वजह से हिमानी को रोहतक रहना और जाते आते रहना जरूरी था। इस वजह से उसने आगे जाकर के पढ़ाई के साथ ही साथ अपनी जो दिलचस्पी थी वो इस तरह से राजनीति में भी वो आने की रखती थी। कुछ साल पहले ही उसने इस वजह से कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया था। उसके बाद वो रोहतक में ही रहने लग गई थी। लेकिन हिमानी चर्चा में तब आई थी जब 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो अभियान के द्वारा हिमानी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी रोहतक में, और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे हिमानी के साथ एक फ़ोटो भी पब्लिश की थी, जिसकी वजह से हिमानी की अब चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोहतक में बढ़ गई थी। और इसके बाद तमाम बड़े बड़े लीडर्स के साथ उसके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे आते रहते थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। अब इतनी सारी बातें पता करने के बाद पुलिस की टीम अब इस जानकारी में जुट जाती है कि हिमानी की हत्या हुई कैसे है। अब तमाम सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं हिमानी के घर के आसपास वो चेक किए जाते हैं, और साथ ही हिमानी का जो नंबर था उसे भी ट्रेस किया जाता है, क्योंकि मौकाए वारदात यानी घर के अंदर से कोई भी ऐसा एविडेंस, इवन उसका फ़ोन भी बरामद नहीं हो पाया था, लेकिन नंबर चूंकि उसकी माँ को पता था इस वजह से नंबर की ट्रेसिंग हो सकती थी। अब हिमानी के नंबर की डिटेल्स जब निकाली जाती है तो इनमें से कुछ नंबर जो होते हैं उसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और फिर ये नंबर कहाँ से सर्कुलेट हो रहे थे, किस एरिया से, इसका भी पता लगाया जाता है। एक ऐसा नंबर इसमें से पुलिस को मिलता है जो कि जिसका लोकेशन हिमानी के घर के आसपास का दिखाई पड़ता है, और वो भी 1 मार्च के आसपास। 1 मार्च से पहले भी इस नंबर पे कई बार बात हो चुकी थी। अब ये जो नंबर है पता लगाया जाता है किसका है, तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये हरियाणा के झज्जर में रहने वाला एक सचिन नाम का आदमी जिसका ये नंबर था, अब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। चूँकि उसका एक मोबाइल शॉप था इसलिए उस मोबाइल शॉप के पते पे भी पुलिस की एक टीम रवाना होती है, लेकिन वो मोबाइल शॉप बंद थी। इसकी वजह से अब उसे ढूंढा जाता है झज्जर में, और ढूंढने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही ये सचिन पुलिस की पकड़ में आता है वैसे ही अब पुलिस थोड़ी सख्ती करती है और उसको रिमांड में लेती है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि हिमानी की हत्या उसने कैसे की। जब उससे ये बात पूछी जाती है तब वो बताता है कि हिमानी से मेरी जो मुलाकात है वो कुछ साल पहले हुई थी, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। जब सोशल मीडिया पे उन लोगों की दोस्ती हुई तो फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों में बातें होने लगी। बात थोड़ी आगे बढ़ी तो दोनों मिलने जुलने भी लगे, और ये जो सचिन था रोहतक के उस घर में मिलने आया करता था। दोनों साथ में समय बिताया करते थे, और इसी के कारण
लगभग 27 फरवरी को जब हिमानी की मां लगभग 4 से 5 बजे के दौरान अपने दिल्ली के घर की तरफ रवाना हुई थी, उसी के 1 घंटे के बाद हिमानी ने सचिन को फोन लगाया था और उसे मिलने के लिए उसी रोहतक के घर पे बुलाया था। जब सचिन घर पहुंचता है तब दोनों आपस में काफी देर तक बातचीत करते हैं, समय गुजारते हैं। 27 तारीख को वो हिमानी के साथ उसके घर में रुकता है। 28 तारीख की सुबह हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम होते होते तक उन दोनों के बीच में ही कुछ बातों को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि सचिन अब काफी गुस्से में आ जाता है और हिमानी के साथ हाथापाई करने लगता है। लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से बढ़ जाते हैं दोनों के बीच में कि जो सचिन था वो हिमानी के दोनों हाथों को बांध देता है दुपट्टे से, और उसके बाद जो मोबाइल के चार्जर का केबल होता है इससे उसके गले को जोर से दबाने की कोशिश करने लगता है। वो तब तक गले को दबाता है जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए, और जब उसे ये लग जाता है कि अब हिमानी की जो जान है, जो सांस है, वो बची नहीं है, तो उसके बाद वो हिमानी को वहीं पे उसी हालत में छोड़कर, चूंकि लड़ाई झगड़े के दौरान जो सचिन था उसके हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ खून के निशान जो बिस्तर थे उसके ब्लैंकेट पे भी था। तो इस कारण से वो ब्लैंकेट से थोड़ा अपने हाथों की सफाई भी करता है, हिमानी की बॉडी को वहीं पे रखता है और फिर वो बाहर निकलता है, हिमानी की स्कूटी लेता है और झज्जर की ओर रवाना हो जाता है, जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे थी। ये अपने मोबाइल शॉप पे पहुंचता है और यहाँ पे जाकर के लगभग 3 से 4 घंटे तक सोचता रहता है कि अब आगे क्या करना है। फिर वापस 3 से 4 घंटे जब बीत जाते हैं उसके बाद ये वापस जो स्कूटी थी हिमानी की वो लेता है और हिमानी के घर पहुंच जाता है। हिमानी के घर पहुंचने के बाद अब सचिन अपने आगे की साजिश को बुनना शुरू करता है। घर में जाने के बाद उसे एक काले रंग की सूटकेस दिखाई देती है, जो कि हिमानी ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ दिन पहले खरीदी थी। इस सूटकेस को वो खाली करता है। उसके बाद हिमानी के डेड बॉडी को इस सूटकेस के अंदर रखता है और साथ ही जो ब्लैंकेट जिसमें खून लगा था उसे भी समेटता है और फोल्ड करके इस लड़की के बॉडी के ऊपर रख देता है। बैग को बंद करके अब वो इस बैग को लेकर घर से बाहर निकलता है। जैसे तैसे बैग को खींचता हुआ वो मेन रोड पे पहुंचता है और मेन रोड पे पहुंचने के बाद वो एक ऑटो ढूंढता है। अब इस ऑटो चालक को यानी ऑटो के ड्राइवर को सचिन बताता है कि मुझे पास के ही बस स्टैंड तक जाना है, जिसके लिए वो किराया तय करता है और इस बैग को लेकर के अब उस ऑटो में सवार हो जाता है। जैसे ही अब वो रवाना होता है इस ऑटो में बैठकर, वैसे ही वो अब चुनता है रोहतक और दिल्ली से जाने वाली हाईवे का रोड, और वहाँ की ओर जाने के बाद एक बस स्टॉप पे जाकर के वो उतर जाता है। ऑटो वाले को पैसे देता है और ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। क्योंकि सचिन को मालूम था कि यहाँ पे पास में ही एक पुल है और पुल के नीचे झाड़ी है, फिर वो बैग को खींचकर उस पुल तक लाता है और फिर इस बैग को उस पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक कर और फिर वापस बस स्टैंड जाता है और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। अब चूंकि सचिन पुलिस की गिरफ्त में है, उसे 3 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। उसे तमाम ऐसी पूछताछ जानकारी हासिल की जा रही है और कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हिमानी थी उसके संबंध थे सचिन के साथ, और जिस वजह से इस संबंध के दौरान ही कुछ पैसे का लेन देन हुआ था और जो पैसे हिमानी मांग रही थी लगातार सचिन से, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सचिन जो है वो बिल्कुल ज़्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने शिवानी की हत्या कर दी। लेकिन अब ये पूछताछ का विषय है, ये जांच का विषय है। 3 दिन के पुलिस रिमांड में एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था, क्या मोटिव था इस मर्डर के पीछे, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। तो आगे इसमें और भी डिटेल्स आने वाली है, लेकिन फिलहाल जो मुजरिम है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जल्दी उसे जेल भी भेजा जाएगा और उस पर तमाम ऐसी जो सबूत हैं वो पेश किए जाएंगे, जिससे उसे इस कृत्य के करने के लिए कठोर से कठोर
दंड दिया जा सके। तो आज की जो कहानी थी, इसका सुनाने का आप सभी को मेरा मेन मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम पूजा है। ऐसे ही क्राइम की स्टोरीज के साथ आपको जागरूक करने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल या मेरी बताई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।